राज्य हो गए और राज्य के नीचे जो है सो हमारा ग्राम पंचायत हो गया, यही है ना, राज्य हो गया और ग्राम पंचायत हो गया। तो अब यहाँ पे है कि संघीय शासन व्यवस्था में भारत सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है और ग्राम पंचायत भी अपने स्तर पे कानून बनाता है। लेकिन अब यहाँ पे है कि भारत सरकार जो कानून बनाता है वह स्टेट पे लागू होता है और वह ग्राम पंचायत पे भी लागू होता है। राज्य जो कानून बनाता है वह ग्राम पंचायत पे लागू होता है और राज्य के अंदर लागू होता है, ठीक है ना। तो अब संघीय शासन व्यवस्था में जो कानून, एक तो हो गया कि कानून बनाने का काम, अब जो यहाँ पे है ये तीनों बॉडी सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कार्यपालिका है, यहाँ पे भी न्यायपालिका है और यहाँ पे भी विधायिका है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, जो संघ का काम है, जो वर्क कर रहा है उसी को बताना हमें। हेडिंग तो आपके यही है ना। तो हेडिंग में जो है भारत में जो है सो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यह जो है सो जो क्षैतिज जो है सो जो शक्तियों का बंटवारा है। सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कार्यपालिका है राज्य की, राज्य की कार्यपालिका में कौन आते हैं, गवर्नर आते हैं, सीएम आता है, सीएम आता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आता है। उसके बाद में जो है सो यहाँ पे भी न्यायपालिका है और यहाँ पे भी विधायिका है जो कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था में जो है सो इसका स्वरूप कुछ ऐसा है कि भारत सरकार हो गया, फिर राज्य सरकार हो गया, फिर ग्राम पंचायत हो गया, उसके बाद में जो है सो कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया और विधायिका हो गया। और यह न्यायपालिका जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठाने की कोशिश करता है, इनके और इनके बीच में बैलेंस बैठाने की कोशिश करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये है हमारा टोटल का टोटल भारत में संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। अब हमारा है संघीय शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय शासन व्यवस्था का संचालन। तो संघीय शासन व्यवस्था के संचालन की जब बात आती है तो मेनली जो है यहाँ पे कि उनके वर्किंग पे बात आती है, कहे पे बात आती है, उनके काम की कि कैसे वो संचालित हो रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो सेंटर जो है, केंद्र जो है, केंद्र में जो है एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। और स्टेट में भी होता है, सेंटर के बाद स्टेट आता है और फिर कौन सा आएगा, नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि ये लोकसभा और ये राज्यसभा हुआ। तो उच्च सदन में इस स्टेट से लोग चुन के जाते हैं, स्टेट चुनता है उच्च सदन वाले को। तो उच्च सदन वाले जो हैं वह स्टेट के बारे में सोचते हैं। कोई कानून अगर मान लीजिए संसद को बनाना है, निम्न सदन को कोई कानून बनाना है तो वह जो है सो पहले यहाँ से पास होगा और फिर यहाँ आएगा और यह कानून यहीं से चालू भी होगा, यहाँ से चालू नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो पहले यहाँ से चालू होगा। अगर मान लीजिए कि बोलता है कि स्टेट में कोई बदलाव लाना है, क्योंकि स्टेट का जो, चूंकि सारे भारत के लोग यहाँ के प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन सारे स्टेट जो है, जो स्टेट में जो विधायक हैं वह जो है सो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो ये फिक्र करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी केंद्र भी कानून बनाता है, राज्य भी कानून बनाता है, लेकिन केंद्र अगर राज्य के फील्ड में आके कानून बनाना चाहता है तो पहले उसको राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो यह क्या है कि राज्यसभा से आप परमिशन लोगे। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा परमिशन तभी देगा जब वो मतलब कि सही कंसेप्ट लगेगा उसको, नहीं तो परमिशन ही नहीं देगा तो केंद्र उस पर कानून नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि केंद्र की मेजोरिटी, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे उनकी मेजोरिटी है और यहाँ पे उनकी मेजोरिटी है, तो वो क्या करते हैं कि आसानी से यहाँ पे कानून बनवा देते हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स है, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना है। तो संघीय शासन, संघीय व्यवस्था का संचालन देखिए अब मेन है कि यहाँ पे जो है सो केंद्र में प्रेसिडेंट बैठते हैं और राज्य में जो है सो गवर्नर बैठते हैं, ठीक है।
प्रेसिडेंट के नीचे जो है सो पीएम रहते हैं और यहाँ पे कौन रहेगा, सीएम रहेगा, ठीक है। और इनके बाद में इनका मंत्रिमंडल रहेगा और इनका मंत्रिमंडल रहेगा, ठीक है। तो अब इनका कार्य होगा वो स्टेट में होगा और इनका कार्य कौन सा होगा, वो सेंटर में होगा। लेकिन अब बात ऐसी आती है कि अब इनका कार्य का जो लिस्ट होगा उसको जो है सो संघीय सूची बोलते हैं। कौन सी सूची बोलते हैं, संघीय सूची बोलते हैं। और इनके कार्य की जो लिस्ट है उसको राज्य सूची बोलते हैं, कि आपको इससे बाहर नहीं जाना। संघीय शासन व्यवस्था का संचालन जो करना है आप संघीय सूची में के लिस्ट के अनुसार से करेंगे और आप राज्य सूची के लिस्ट के अनुसार से करेंगे। इसका मतलब हुआ कि संघवाद में एक संविधान या एक रूल बुक का होना जरूरी है, नहीं तो इसके अधिकार को यह मारने की कोशिश करेगा या इसके अधिकार को यह मारने की कोशिश करेगा या इसके अधिकार को यह मारने की कोशिश करेगा। तो संघ के लिए आता है क्वेश्चन, आईएएस आईपीएस में, पीसीएस में क्वेश्चन आता है, एसएससी में क्वेश्चन आता है कि संघीय शासन व्यवस्था में निम्न चीज़ों की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता होती है। तो पहला है कि भैया कोर्ट तो होगा तब तो आपस की लड़ाई को सुलझाएगा, तो एक कोर्ट का होना जरूरी है। दूसरा विषय सूची का होना जरूरी है, मतलब कि लिखित संविधान का होना जरूरी है, तब तो पता चलेगा कि आपका ये सूची है और हमारा ये सूची है। अब बाकी सारा पावर जो है सो रेसिडुअल पावर इन्हीं के पास में है। तो संघीय शासन व्यवस्था संचालन जो होता है अकॉर्डिंग टू या लिस्ट के अनुसार होता है। संघीय सूची हो गया या राज्य सूची हो गया, ठीक है ना, ये हो गया पूरा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि देखिए अब बात ऐसा है कि भारत जो है विविधताओं का देश है। जैसे छठा में आपका है भाषा नीति, क्या है, तो भारत जो है वह क्या है, विविधताओं का देश है। एक आदमी एक धर्म के लोग नहीं है, लगभग 1500 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं या इससे भी ज़्यादा बोली जाती होंगी, अलग अलग डायलेक्ट हैं। तो सारे भाषाओं के लोगों को सम्मान तो करना पड़ेगा ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए जो है सो 22 लैंग्वेज को रखा गया है। कितने लैंग्वेज लगा गया, ये 8 शेड्यूल में जो है सो 22 भाषाओं को रखा गया है। उसमें आप एग्जाम दे सकते हो, उसमें आप उस भाषाओं में आप नौकरी कर सकते हो, हर एक स्टेट का जो भी है। उसके साथ में भारत की भाषा जो है सो हिंदी है, लेकिन हिंदी एक रिजिड भाषा नहीं है। मतलब इसके साथ में अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी बोल रहे थे लोग, तो अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया है। वहाँ पे अंग्रेजी बोलते हैं अगर तो आपको छूट दी गई है। तो स्टेट को छूट दिया गया है कि आप हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। सेंटर अपना काम, आप स्टेट जिस भाषा में यूज कर रहा होगा उसी भाषा में उनसे मांगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषाओं का यूज होगा वो अंग्रेजी ही होगा, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा नीति जो है वो संघवाद को क्या करता है, सपोर्ट करता है, संघवाद को मतलब संघवाद के चलने में मदद करता है। भाषा नीति जो है, भाषा नीति संघवाद के चलने में क्या करेगा, मदद करता है। भाषा नीति संघवाद के चलने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि आपकी जो भाषा नीति है वह संघवाद में आपकी मदद करेगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में जो है सो केंद्र और राज्य के संबंध की अगर हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, केंद्र और राज्य में टकराहट बहुत होता है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य की अगर टकराहट हो रही है तो उसको संभालने के लिए जो है सो कौन सा रहेगा, क्या करे, कौन संभालेगा, तो कोर्ट संभालेगा। कौन संभालेगा, तो कोर्ट। अगर मान लीजिए कि राज्य को कोई दिक्कत होती है केंद्र के रूल से तो राज्य जो है सो कहाँ जाएगा, राज्य जो है सो न्यायालय चला जाएगा और फिर न्यायालय उस नियम को जांचेगा, सही होगा तो आगे बढ़ाएगा, गलत होगा तो वहीं स्टॉप कर देगा। तो केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं ये हमेशा एक्चुअल में इसमें दिक्कत क्या है कि अंडर आर्टिकल 356 जो है वह जो है सो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब होता है कि जो मशीन है, जो रूल की मशीन है, जैसे फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन तभी लग सकता है स्टेट में अगर वह राज्य जो है सो 356 के हिसाब से वह राज्य अगर राष्ट्रपति के या फिर जो है सो सेंटर के बनाए गए कानून को नहीं मान रहा है और ससेशनिस्ट मतलब अलग होने की टेंडेंसी अपना रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन
लगाया जा सकता है। पहला तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ पे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन स्टेट में आप लगाना चाहते हैं, तो वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पे कहीं क्लियर बहुमत नहीं दिख रहा है, त्रिशंकु विधानसभा है और कहीं क्लियर बहुमत नहीं है या सरकार गिर गई है, तो सरकार जो है सो केंद्र सरकार वहाँ पे राज्यपाल के रूल लगा देती है और उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो पहला हो गया कि अगर राज्य सरकार की बात नहीं मान रहा है केंद्र सरकार की, जिसमें 3 से जब केंद्र सरकार की बात नहीं मानता है तो वहाँ पे यूज होता है आर्टिकल नंबर 365, ठीक है ना। दूसरा है कि अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, या फिर जो है सो तीसरा है कि वह राज्य सेसेशनिस्ट टेंडेंसी अपना रहा है या भारत से अलग जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर केंद्र सरकार वहाँ पे अपना उस पूरे तंत्र को अपने हाथ में ले लेगी। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। और जनरली क्या होता है कि ये आर्टिकल नंबर जो 365 या 356 है, इसका मिसयूज होता है। मिसयूज कैसे होता है कि मान लीजिए कि राज्य में किसी और गवर्नमेंट की सरकार है और केंद्र में किसी और गवर्नमेंट की सरकार है, तो क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टसल चलता है। तो क्या होता है कि केंद्र सरकार जबरदस्ती के नियम इम्पोज करेगा या प्रेसिडेंट रूल ही इम्पोज कर देगा बिना मतलब का। तो यह एक सबसे विवादित कानून है, लेकिन इसका रहना भी जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए केंद्र और राज्य के जो शासन व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा आर्टिकल नंबर 356 से ही जो है सो दिक्कत में आता है, ठीक है। उसके बाद में भारत में विकेंद्रीकरण की बात अगर करते हैं, तो भारत में विकेंद्रीकरण जो है देखो, अब भारत में विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा, सत्ता का डिवीजन ऑफ द पावर। तो विकेंद्रीकरण में हमने पहले बताया था आपको कि केंद्र सरकार, उसके बाद में हो गया आपका राज्य सरकार, और उसके बाद में जो है सो पंचायत या नगर निगम, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं। विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ पे है, तो इसका आने का रीजन क्या था, हुआ क्या था कि बहुत 1952 से जो है सो डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। तो नगर पालिका नगर पंचायत की बातें चल रही थी, कुछ स्टेट मान रहे थे, कुछ स्टेट नहीं मान रहे थे, मुखिया जी के चुनाव हो रहा नहीं हो रहा, बहुत दिन से चल रहा था। 1993 में हुआ कि अब एक नियम बनाया जाए या संविधान संशोधन किया जाए और एक परमानेंट रूल बनाया जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये ए जगह है और ये बी जगह है और ये सी जगह है और ये डी जगह है। तो ये जगह यहाँ भी शासन कर रहा है, यहाँ भी शासन कर रहा है और यहाँ भी शासन कर रहा है। लेकिन एक को यहाँ की लोकल प्रॉब्लम के बारे में कितना मालूम है, बहुत कम मालूम है। एक को यहाँ की लोकल प्रॉब्लम के बारे में कितना मालूम है, बहुत कम मालूम है। एक को यहाँ की लोकल प्रॉब्लम के बारे में कितना मालूम, बहुत कम मालूम है। तो क्या हुआ, तब ये हुआ कि भाई यहीं के लोग अगर चुने जाते, यहीं का कोई मान लीजिए कि एक्स मेंबर चुना गया होता तो यहाँ के बारे में अच्छे से जानता, तो यहाँ के प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व कर सकता था। तब हुआ कि भाई ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लोकल लेवल पे जो सरकार है उसको ले आना जरूरी है, क्योंकि वहीं के है तो अच्छे से वहाँ के प्रॉब्लम को समझता है और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कानून बना सकते हैं। तो अब क्या है कि अब सरकार, केंद्र सरकार जो है सो जो राज्य सरकार को पैसा देती है, वह पैसा में से कुछ पैसा यहाँ पे जाए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि केंद्र सरकार के, हमने बोला कि केंद्र सूची है, कार्य करने की सूची जो केंद्र सूची है, यहाँ की राज्य सूची है। तो भैया इसके लिए भी तो सूची अलग से बनाओ। तो हाँ, तो इसके लिए क्या किया गया कि 29 जो काम थे, जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, रोड बनाना है, छोटे मोटे बिजली को हो गया, पानी की व्यवस्था करना है, किसी का घर बनाना है, किसी को खाने की व्यवस्था करना है, किसी को मतलब इस तरह से जितने भी छोटे छोटे लेवल पे काम है, ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार से छीन करके किसको दिया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया कि अब इन लोगों की व्यवस्था कौन देखेगा, पंचायत देखेगा। तो जब इन लोगों की व्यवस्था जब पंचायत देखेगा तो क्या होगा, अब पंचायत के पास काम आ गया, पंचायत के पास काम आ गया और लोग के पास काम आ गया। मतलब लोग जो है सो जो लोकल लेवल के लोग थे उनको जो है सो धीरे धीरे रोजगार भी मिलने लगा, वो इलेक्शन होने लगा, उनको नया नया काम मिलने लगा। समझ रहे हैं ना बात को। और दूसरा चीज़ है, पैसा का दुरुपयोग जो यहाँ से यहाँ आने में जो हो रहा था, अब सीधे डायरेक्टली इसके अकाउंट में आने लगा, ठीक है ना। तो ये सत्ता में जो है सो विकेंद्रीकरण की बात जो होती है, सत्ता में विकेंद्रीकरण यही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगर आगे, तो अब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो है आपकी किताब में बिहार के बारे में दिया गया है, ठीक है, हम जनरलाइजेशन कर देते हैं। इसमें है कि पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, पंचायती राज में सबसे पहला यूनिट जो होगा वह ग्राम पंचायत होगा। क्या होगा,
ग्राम पंचायत में मुखिया होगा और वार्ड होगा, ठीक है ना, मुखिया होगा और वार्ड सदस्य होंगे। उसके बाद में ये कई गांवों को मिला के बनेगा, मतलब कई गांव, मतलब 10 या 20 गांव को मिला के, अब आप बुक में देख लेना कितने गांव या पॉपुलेशन दिया है। उसके बाद में जो है सो ग्राम पंचायत के बाद में आपका ग्राम पंचायत को मिला के जो है सो आपका तालुका लेवल पे जो होता है, तालुका लेवल पे जो होगा वो पंचायत समिति होगा। क्या होगा? पंचायत समिति होगा। तो पंचायत समिति का चुनाव जो होगा ये मुखिया के लोग या वार्ड के लोग ही करेंगे, ये लोकल लोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जिला परिषद हो गया, ये क्या हो गया? जिला परिषद हो गया। जिला परिषद के लोग जो है, जिला परिषद जो है सो इनमें से ये इसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इनको इनमें से चुना जाएगा, ठीक है। तो जिला परिषद जो होगा वो पूरे जिला को देखेगा। तालुका जो होगा, तालुका लेवल या पंचायत समिति जो होगा वो ग्राम पंचायत के वर्ग को देखेगा। और फिर जो है सो ग्राम पंचायत जो है सो अपना एक छोटा सा बॉडी का गठन करेगा और वो लोकल लेवल पे कार्य को देखेगा। ये आपके ग्राम पंचायत के बारे में हो गया। सेम चीज़ है वार्ड हो गया, नगर पालिका में भी ऐसे ही रहता है कि नगर पालिका हो गया, उसमें वार्ड सदस्य रहते हैं और फिर जो है सो उसमें से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनता है, उसमें से एक मेयर चुना जाता है। तो सेम चीज़ यही रहता है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा और देख लेना उसमें क्या है, लेकिन मेन जो है जो सतह में जितने भी ये सारी चीज़ें हैं यही हैं और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप एक बार किताब पढ़ लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।